हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है प्रोबेबिलिटी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जानने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फर्क दूसरे वाले इवेंट के ऊपर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम समझेंगे अगर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी का फर्क दूसरे के ऊपर ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जो एक्सरसाइज हमारी 12.6 है उसके क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शायद चैनल तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि अपने फ्रेंड्स को या जिसको इसकी नीड है उसको आप चैनल रिकमेंड करें और उसे बताएं कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसा कि हमने इसका नाम है कि इंडिपेंडेंट इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ द सेकंड इवेंट बी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि जो बाद वाला इवेंट था वो पहले वाले इवेंट से प्रभावित था, उसका उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता था, उसका असर पड़ता था। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट वो होगा जब दूसरे वाले उसका इवेंट का असर, पहले वाले इवेंट का असर दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर ना पड़े। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के इवेंट होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यानी इसका मतलब है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है, तो सिंपली यहां पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी का असर उसके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। जो भी प्रोबेबिलिटी बी की आनी है वही आएगी। ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना चाहते हो आप, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फार्मूला बनेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब होगा कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, उससे को तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन गया कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा प्रोबेबिलिटी का, वो पी ए इंटू में पी बी के बराबर होगा। ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। अब इसमें और क्या हो सकता है, अगर कहता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी है तो हम ऐसे लिखेंगे, और बी इंटरसेक्शन सी है तो हम ऐसे लिखेंगे। और अगर दो से ज़्यादा भी इवेंट है, मान लो 3 इवेंट भी हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इस तरीके से आप इसको लिखते जाएंगे। आगे कहता है कि अगर ए और बी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब अगर आप ए और बी नॉट को लोगे तो वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, तब यानी बी नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर ए का असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे ए नॉट और बी ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए नॉट और बी नॉट ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। यानी ए और बी अगर स्वतंत्र हो गए हैं तो उन्होंने कई लोगों को स्वतंत्र करा दिया है। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए बी नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ए नॉट और बी ये भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए नॉट बी नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होगा। आगे कहता है कि थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। जो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होता है, मतलब हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो सेम यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। अगर 3 आपके पास होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड। यानी आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखो, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, अब आप बी की निकाल रहे हो, फिर आप सी की लिखो क्योंकि ए और बी उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.6। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता है कि इवेंट ए और बी, दो इवेंट आपके पास हैं, पी ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की ये है, नॉट ए और नॉट बी की ये है। तो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमें चेक करना है कि जो ए और बी है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं।
तो इंडिपेंडेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए जैसा भी हमने समझा कि भाई इंटरसेक्शन होगा पी ए और पी बी के बराबर होना चाहिए। अब पी ए और पी बी तो आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, पी ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और पी बी की वैल्यू है 7/12। इसके अलावा कहता है कि नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी का मतलब है नॉट ए और नॉट बी, और का मतलब आ गया तो यूनियन लगाना है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/4। अब इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से आप 1/4 को इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। अब पी ए है हमारे पास, पी बी है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन के बराबर ये आता है या नहीं आता है। तो ये 1/2, इधर से 7/12, ये आ जाएगा 7/24। और इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, इंटरसेक्शन तो आ रहा था 3/4, तो ये इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है। इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए और बी दोनों इवेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही आपको दिया हुआ पी ई है, पी एफ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो वहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में भी आपको इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है और आपको इंटरसेक्शन निकालना है। कह रहा है ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 3/5 इंटू में 1/5 यानी आंसर आ गया 3/25। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड में ए और बी दोनों इवेंट है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, देन फाइंड नॉट ए एंड नॉट बी। अब यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला कि अब इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, तो इसने सिर्फ आपसे पूछा है नॉट ए और नॉट बी आपको निकालना है। तो नॉट ए नॉट बी का मतलब है कि भाई ना तो ए है और ना बी है, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब यूनियन हमारे पास नहीं है, लेकिन यूनियन के लिए जो तीन चीज़ें हमें चाहिए वो तीनों आपको दे रखी है। तो फार्मूला इसका लगा दो, यूनियन की जगह पर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू है 1/4, 1/2 और 1/8। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। 8 आ गया एलसीएम, 2 4 और 1, 4 और 2 6, 6 माइनस 1 5 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 3/8। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में कहते हैं कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, तो आपको ये चारों पार्ट फाइंड करने हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब जब आप ए एंड बी निकाल रहे हो, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर होगी। तो ये आ गया 0.3 इंटू 0.6 यानी 0.18 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में कहता है कि ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, पी ए इंटू पी बी नॉट। तो पी ए की वैल्यू 0.3 है, बी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अगर पी बी की वैल्यू 0.6 है तो पी नॉट की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 आ गया। थर्ड पार्ट में कहता है पी ए और बी, ए और का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन में क्या आता है आपके पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू आपके पास है 0.3, पी बी की 0.6 और इंटरसेक्शन की हमने निकाली वैल्यू 0.18। तो यह आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18, इसको माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 0.72। फोर्थ पार्ट में कहता है कि नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी मतलब ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यूनियन हमने अभी भी निकाला है 0.72, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0.28। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने थ्रो किया, इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। जो ई इवेंट है उसमें डाइस पर आ रहा है मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन से नंबर हो गए, मल्टीपल ऑफ 3,
तो इसमें डाइस पर नंबर मल्टीपल ऑफ 3 या तो 3 होता है या फिर 6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई आपके पास 2/6। एंड एफ इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन। एफ इवेंट है आपके पास कि नंबर जो आ रहा है वो इस पे इवन है। तो इवन नंबर डाइस में 3 होते हैं, 2, 4 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके पास 3/6। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं ये चेक करना है। तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं। ये एफ है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो ऐसा नंबर तो केवल एक होगा 6। तो यानी प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी 1/6। अब ये चेक करो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो 2/6 और 3/6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/6 के बराबर, यानी इंटरसेक्शन के बराबर ये आता है। और इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। इसमें भी आपको ऐसे ही चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। राइट, डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। रेड कलर में डाई पे मार्क किया हुआ है 1 2 3 और 4 5 6 किया हुआ है ग्रीन। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। अब ए जो इवेंट आ रहा है उसमें कह रहा है कि नंबर इवन है। तो नंबर इवन है मतलब वही नंबर इवन कौन से होंगे, 2, 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 3/6। एंड बी द इवेंट नंबर इज रेड। और जो बी इवेंट है उसमें नंबर आ रहा है रेड। तो रेड पर आपके पास 3 नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6। अब पूछते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पहले इसका इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए कि नंबर हमारा इवन भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। तो रेड पे जो इवन आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है, यानी 1/6। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें 3/6 और 3/6 का, तो ये 1/6 के बराबर नहीं आएगा। तो ये बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में कहता है पी ए आपको दिया हुआ है 0.2, पी बी दिया हुआ है पी और यूनियन दिया हुआ है 0.6 और साथ में दिया है कि ए एंड बी जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए की पी की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब इंडिपेंडेंट है तो आपको इसमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन तो नहीं दिया हुआ, आपको यूनियन दिया हुआ है। तो हम यूनियन का फार्मूला लगाकर इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ये हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन आपको दिया हुआ है 0.6, ए हमें दिया है 0.2 और ये दिया हुआ है हमें पी और ये हमें फाइंड करना है। तो इसको आप इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बन जाएगा। इसको इधर लाके माइनस करेंगे इसमें तो -0.4 प्लस में पी, ये इंटरसेक्शन बन गया। अब क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब पी ए को अगर आप पी बी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। पी ए की वैल्यू तो 0.2 हमारे पास है, इसकी वैल्यू पी है, इधर से आ जाएगा -0.4 प्लस में पी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 पी आ गया और इसको आप इधर लाएंगे माइनस पी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.8 पी आ जाएगा, इधर -0.4 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी आप इससे कैंसिल कर देंगे। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8 यानी आंसर आ जाएगा 1/2 या आप कह सकते हो 0.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 में ये बताता है हमें, 7 में कहता है कि एक अर्न है उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं। 2 बॉल आपको उसमें से निकालनी है, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल हमें निकालनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट करके फिर दूसरी बॉल निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। तो जो दोनों की दोनों जो ब्लैक बॉल आएंगी हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब हम दोनों बॉल यहाँ पर जब निकालेंगे तो पहली बॉल आपने निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक बॉल, ठीक है, ये आप निकालना चाह रहे हैं। तो जब आप पहली बॉल निकालेंगे ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली बॉल हमारे पास 10 है और टोटल बॉल हमारे पास 15 है, 10/15 आ गया। अब इसने वर्ड हमें दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल आपने निकालनी है वो आपने वापस उसके अंदर नहीं डालनी है, अपने पास रख लेनी है, ठीक है। अब उसका कुछ भी करो, बॉल आपकी हो गई। अब जो बॉल रह गई आपके पास इसके अंदर 10 में से, क्योंकि आप निकाल चुके हो एक,
अब 9 बॉल रह गई और टोटल भी एक कम हो गई। टोटल पहले 15 थी, अब 14 रह गई। तो जब आप दूसरी ब्लैक बॉल निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 9/14। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको काटो, आंसर आ गया इसका 3/7। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि देयर आर 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल इन ए बैग। एक बैग है, उसके अंदर 2 तो रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। अगर हम उसमें से 3 बॉल निकालना चाहते हैं, टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक, या फिर 1 रेड एंड 2 ब्लैक। तो दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो विदाउट रिप्लेसमेंट आप लेके चलो। तो हम यहाँ पर जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी है, पहले में क्या कह रहा है कि 2 तो रेड बॉल होनी चाहिए और 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, फिर बीच में और लगा हुआ है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे दूसरी कंडीशन की प्लस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 2 ब्लैक। तो हमने 2 रेड बॉल निकालनी है। पहली जो रेड बॉल आप निकालोगे, रेड बॉल हमारे पास 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 में, टोटल बॉल कितनी है आपके पास 5 है, 2/5 हो गया। जब आप अगली बॉल निकालोगे, क्योंकि पहली बॉल निकालकर आप रिप्लेस तो कर नहीं रहे हो, तो टोटल में से भी कम हो गया और रेड भी कम होगी। रेड बॉल पहले 2 थी, अब रह गई हमारे पास 1 और टोटल रहेगी 4। फिर आप निकालोगे ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 3 ही ब्लैक बॉल थी हमारे पास और 3 ही टोटल बॉल रह गई हैं, यानी 3/3 प्लस यहाँ पर भी 1 रेड बॉल निकालोगे। रेड बॉल हमारे पास 2 हैं, तो 2/5। अब उसके बाद 2 ब्लैक निकालनी है, तो ब्लैक बॉल तो अभी हमारे पास 3 ही रह गई, लेकिन टोटल में से कम हो गया। अगली बार 1 ब्लैक बॉल और कम कर दो, नीचे रहेगा 3। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 5 4 ज़ा 20 इंटू में 360, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 6 18/60। 6 से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3/10। अब ये जो आंसर हमारा आया ना, ये आंसर अभी कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट? क्योंकि इसने सिर्फ इतना बोला था कि भाई 2 रेड और 1 ब्लैक। इसने हमें ऑर्डर नहीं दिया। इसने हमें ऑर्डर नहीं दिया कि पहले आपको 2 रेड लेनी है फिर 1 ब्लैक लेनी है। तो ये जो ऑर्डर है, उसके जो भी पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं वो हम सारे लिखेंगे। कैसे? अगर यहाँ पर 2 रेड इसने 1 ब्लैक बोला है, तो इसको आपको कैसे लिखना चाहिए? इसकी 3 कंडीशन बनेगी भाई, पहले रेड फिर ब्लैक, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले रेड फिर ब्लैक फिर रेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले ब्लैक फिर रेड। तो इस तरह हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। लेकिन जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी में सिर्फ ऊपर के जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे होंगे, नीचे टोटल ऐसे ही रहेगा। और ऊपर के जो नंबर है ना वो भी सेम ही रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इसकी तो हमने ये निकाली, अगले वाले की आप निकालोगे RBR की निकालोगे, मतलब इसकी बनेगी 2/5, इसका आ जाएगा 3/4 और इसका आ जाएगा 1/3। तो नंबर देखो ऊपर 2 3 6 ही रहेगा। अगले वाले की भी निकालोगे तो ये भी यही रहेगा। तो आप ये सारी अलग अलग ना निकाल के आप क्या करेंगे, बस जो आपने ये प्रोबेबिलिटी निकाली है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये आपने निकाली है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे 3 केस बनेंगे। यानी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। या फिर आप ऐसे अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं, अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा शॉर्ट तरीका ये अपनाओ कि सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा। तो ये बनेगा आपके पास 9/10। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th में कहता है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। 4 बॉल आपको उसमें से एक एक करके निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर इसने विद रिप्लेसमेंट वर्ड दे दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट। तो जो 4 बॉल आप निकाल रहे हो उसमें से कोई भी वाइट नहीं निकलेगी। अब कोई भी वाइट नहीं निकलेगी तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो बॉल आप निकाल रहे हो चारों की चारों, वो वाइट के अलावा कोई दूसरी निकाल रहे हो, नॉन वाइट निकाल रहे हो, ठीक है, नन इज वाइट। और विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। विद रिप्लेसमेंट हो रहा है मतलब जो पहली बॉल आप निकालोगे उसी बॉल को वापस डाल देना है, फिर दूसरी बॉल निकालनी है। तो जब हमने पहली बॉल निकाली तो वाइट बॉल आपके पास 5 है, तो ये नहीं निकलेगी, इनमें से कोई बॉल निकलेगी, ठीक है, इनमें से कोई बॉल निकलेगी। तो 7 और 4 11
और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 16। जब आप अगली बॉल निकालोगे तो फिर यही प्रोबेबिलिटी आएगी 11/16, फिर अगली बॉल निकालोगे तो फिर यही प्रोबेबिलिटी आएगी 11/16, और फिर चौथी बॉल निकालोगे तब भी यही आएगी, क्योंकि सारी की सारी बॉल ऐसी हैं जो वाइट नहीं है, यानी इन्हीं 11 बॉलों में से कोई ना कोई बॉल आएगी। तो अब 11/16 की पावर 4 ऐसे लिख दो, या फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो। ऐसा ही छोड़ा हुआ है बुक में भी, आप ऐसा भी छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10th में कहता है कि एन अर्न कंटेन 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल। एक अर्न है जिसके अंदर 7 रेड है और 4 रेड है और 7 ब्लू बॉल हैं। 2 बॉल आपको उसमें से निकालनी है और विद रिप्लेसमेंट निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। अब जब आप रेड बॉल निकालोगे, 2 रेड बॉल, तो मतलब पहली जो रेड बॉल आएगी फिर दूसरी रेड बॉल आएगी, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11। तो ये कितना बनेगा 4/11। दूसरी भी रेड बॉल ही आएगी, तो एक ही ऑर्डर हो सकता है, रेड रेड का मतलब तो रेड रेड ही हो सकता है बस सीधा। तो आ जाएगा 16/121। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 ब्लू बॉल निकालनी है, और जो ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/11 इंटू 7/11, यानी 49/121। तीसरे में कहता है कि एक रेड है और एक ब्लू है, एक रेड और एक ब्लू। अब एक रेड और एक ब्लू कैसे आ सकती है भाई, एक पहले रेड निकाल दी फिर ब्लू निकाल दी, या फिर पहले ब्लू निकाल दी फिर रेड निकाल दी। दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो, या एक को निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 4/11, इसकी 7/11। यहाँ पहले आ जाएगा 7/11, फिर आ जाएगा 4/11। तो 28 यानी 56/121, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 टिकट है, इस पर नंबर लिखे हुआ है 1 से लेकर 100 तक। इफ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको 5 टिकट निकालनी है, विद रिप्लेसमेंट निकालनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। तो जो आप 5 टिकट निकाल रहे हो उन 5 के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो 10 से डिविजिबल नंबर है। तो 10 से जो डिविजिबल नंबर आपके पास इसमें कौन कौन से हैं, नंबर डिविजिबल बाय 10। एक तो 10 ही हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से कितने 100 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो 10 नंबर हो गए आपके पास जो कि 10 से डिविजिबल है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 निकालोगे आप, डिविजिबल बाय 5 नहीं, डिविजिबल बाय 10 निकालोगे तो आपके पास 10 नंबर है 10 और टोटल टिकट 100 हैं, तो 10/100। अगली टिकट निकालोगे वो भी यही आएगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, जो आपने टिकट निकाली थी उसको वापस डाल के फिर टिकट निकाल रहे हो। तो हर बार यही प्रोबेबिलिटी में चेंज ही नहीं होगा, यही चलता रहेगा। तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा 5 बार, यानी 1/10 की पावर आप लिख दो सीधा 5। ऐसे छोड़ दो, या डेसिमल में आंसर देना है डेसिमल में दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 4 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। 4 स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय आर सिलेक्टेड। अब यहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी जैसे अभी करते आ रहे हैं ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे यहाँ कह रहा है कि भाई ईदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल। जब 3 बॉयज एंड 1 गर्ल लोगे तो आपको बॉय 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 गर्ल ऐसे करना पड़ेगा, फिर बॉय बॉय गर्ल बॉय, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मतलब वो सारी हमें दिखानी पड़ेगी, जैसे पीछे 1-2 क्वेश्चन हमने करे। तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या होगा, जब भी आप ऐसे सिलेक्शन करोगे तो उसमें बेटर होगा कि आप अलग अलग कंडीशंस करने के बजाय कॉम्बिनेशन का यूज़ करो, तो आपको आसान पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 3 बॉयज़ 1 गर्ल और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन यूज़ करो कि आपको 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं, तो 3 बॉयज़ ही हमारे पास हैं, वो तीनों के 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी 3 बॉयज़ हैं उसमें से तीनों के 3 सिलेक्ट करने हैं, इनटू एक गर्ल सिलेक्ट करनी है। गर्ल कितनी आपके पास 3 है, तो हो जाएगा 3C1। टोटल आपके पास कितने लोग हैं, टोटल आपके पास 6 लोग हैं, और उस 6 में से आपको 4 लोग चूज़ करने हैं।
आप ऐसे करोगे तो इसमें ऑर्डर का जो पंगा है ना कि भाई पहले घर लेंगे, फिर दूसरे नंबर पे घर लेंगे, फिर तीसरे पे लेंगे, फिर चौथे पे लेंगे, तो वो सारा खत्म, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर 3 गर्ल्स को ले रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी है आपके पास? 3 ही है। 3 में से तीनों की तीनों गर्ल्स ले ली और 3 बॉयज़ हैं, 1 बॉय ले लिया। टोटल आपके पास 6 लोग हैं और आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 3C3 कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो 3C3 की वैल्यू 1 होती है और 3C1 की वैल्यू 3 होती है, तो ऊपर आ गया 1 × 3। 6C4 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 15, यहाँ पर भी यही आएगा 3 × 1 और 1 × 3, और 6C4 आएगा 15, तो 3 + 3 6/15, 3 से कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा 2/5। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का जो वीडियो है हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, 24 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाला कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आगे के क्वेश्चंस भी निकालने की कोशिश कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।